पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल की मांग को स्वीकार कर लिया है और ऐसे में भारत के मुकाबले यूएई में हो सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं खेलेगी भारतीय टीम, ये जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान में भारतीय टीम खेलने नहीं जाएगी। आईसीसी अब हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को कराने की प्लानिंग कर रहा है। इसी कड़ी में आईसीसी ने 29 नवंबर को दुबई में कार्यकारी बोर्ड की आपात बैठक भी बुलाई थी और अब पाकिस्तान के तेवर नरम पड़ चुके हैं। पीसीबी अब कुछ शर्तों के साथ हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने को राजी हो गया है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने दुबई में पत्रकारों से कहा, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इससे चीजें बिगड़ सकती हैं। हमने अपना दृष्टिकोण आईसीसी को बता दिया है, भारतीयों ने भी अपना दृष्टिकोण बता दिया है। प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि सभी के लिए फायदा हो। मोहसिन नकवी ने आगे कहा कि क्रिकेट को जीतना चाहिए, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी के सम्मान के साथ हम वही करेंगे जो क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा होगा। हम जो भी फॉर्मूला अपनाएंगे वो समान शर्तों पर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच होना है। पाकिस्तान को इसकी मेजबानी दी गई है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर राजी होने के बाद उससे कुछ मुकाबलों की मेजबानी छिन जाएगी। पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए चुना गया है क्योंकि 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा। 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है। ऐसे में आईसीसी नहीं चाहता कि भारत इससे बाहर रहे। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक और खबर जो इसके साथ सामने आई वो है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने 300 करोड़ रुपए की मांग जो है वो की है आईसीसी से। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? मनोज जी, आपकी आवाज म्यूटेड है, थोड़ा अनम्यूट कर लें आप जरा। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही शर्मनाक है कि अगर आप सौदेबाजी का खेल खेल रहे हैं और पर्दे के पीछे क्रिकेट तो आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, उसमें पैसा अगर आपको अपने दम पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस तरह से सौदेबाजी कर रहे हैं तो ये बहुत शर्मनाक है, क्रिकेट के लिए कलंकित करने वाली चीज है। आप आईसीसी को ऑकवर्ड पोजीशन में डालकर और उससे आप उसकी भरपाई करना चाह रहे हैं, तो ये क्योंकि 30% जो है वो तो बात हमने सुनी थी, 30% से भी ये करीब ये 200 करोड़ तक बनता था, लेकिन अब आप 300 करोड़ बता रहे हैं, तो ये अब इसका हम पुख्ता तौर पर, क्योंकि वो सौदेबाजी का खेल था, हाइब्रिड मॉडल पर जाने के लिए सौदेबाजी का मामला था और यहाँ पर एक पंथ दो काज वाली काम उन्होंने किया है। अगर भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेलने और हाइब्रिड मॉडल की को स्वीकृति मिलने को अगर भारत अपनी जीत मानता है, तो पाकिस्तान इसको अपनी जीत मानता है कि भारत में भी जो हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मुकाबले होंगे, वो भी भारत में भी जो मुकाबले होंगे आईसीसी के, वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे और वो भी फाइनल सेमीफाइनल के लिए अड़ंगा डाल सकता है। लेकिन सौदेबाजी का जो खेल है, ये क्रिकेट को कलंकित करने वाली घटना है। मैं समझता हूं इससे बहुत जल्दी निजात पाना चाहिए, आईसीसी को समझ जाना चाहिए। आईसीसी के सामने स्थितियां आ गई हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हालिया घटनाक्रम हुआ है, पाकिस्तान का रवैया बहुत सहयोग वाला नहीं रहा है। और जो स्थिति भी नजर आई है इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, एक तो 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है। मनोज सर, मैं थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहूंगा, ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी में एक थोड़ी कंफ्यूजन रहती है क्या कि कभी कराना है नहीं कराना है? एक जैसे कि टी20 विश्व कप को लेकर एक फॉर्मेट सेट है कि इतने साल बाद खेली जाएगी, वनडे वर्ल्ड कप को लेकर सेट है, ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या मामला है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो एक तरह का आखिरी आयोजन था, ऐसा कहा गया था उस समय। आईसीसी की तरफ से अधिकृत तौर पर ऐसा बयान जारी किया गया था, अब इसके बाद आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद क्योंकि कोई मिनी वर्ल्ड कप या इस तरह का कोई आयोजन होता नहीं था, तो यहाँ टॉप की जो 8 टीमें हैं जो रैंकिंग में सबसे ऊपर होती हैं, उनको उसको फिर से बहाल करने की कोशिश की गई। मनोज सर, मैं और माफी के आईसीसी साथ जो आपको है, रोक रहा हूं। गोरखपुर में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, एक बार जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। जीवन की अपनी कामना करते हुए आप सबके लिए अपनी बधाई देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए। जी मनोज जी, आप समझा रहे थे हमें कि क्यों आईसीसी कंफ्यूज्ड है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर।
जी, दरअसल 2025 का जो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसमें जिस तरह के परिणाम आए, ठीक है, पैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच 2 बार हुआ था, अच्छी आमदनी भी हुई। लेकिन तब ये था कि हम और टूर्नामेंट्स कराएँगे और तमाम अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की तरफ ध्यान देंगे। टी20 फॉर्मेट उसका बहुत अच्छा एक मैसेज लगा था उनको कि इसके ज़रिए हम बहुत अच्छा रेवेन्यू मॉडल बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि एक समय अलग-अलग पूल में हुआ करते थे और अब पिछले कुछ वर्षों से एक ही पूल में होने लगे, तो फिर पुनर्विचार किया आईसीसी ने। बार्कले साहब का इसका बहुत बड़ा योगदान जाता है, जिन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी जो है बहाल होनी चाहिए और उसमें इंडिया पाकिस्तान के अगर 2 मैच हो जाते हैं, तो 2 मैचों से ही पूरा वारे-न्यारे हो जाएंगे और अच्छी खासी उससे रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट किया जा सकता है। तो इसलिए ये शुरू हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड कप के मुकाबले बहुत ही एक छोटा टूर्नामेंट है। इस लिहाज से सिर्फ चंद कुछ दिनों का टूर्नामेंट है। केवल 15 मैच इसमें खेले जाने हैं और 15 मैचों में क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ रेवेन्यू जनरेट करता है, तो इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी। महत्व बढ़ जाता है और इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में भारत खेले ये सुनिश्चित करता हुआ आईसीसी नजर आया और यही वजह है कि पाकिस्तान को मनोज सर जो है घुटने टेकने पड़े। ये घुटने टेकने पड़े क्योंकि एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था हाइब्रिड मॉडल के लिए पीसीबी किसी भी हालत में तैयार नहीं होगा और उसके बाद आप उसके लिए राजी भी हो जाते हैं। चलिए, क्रिकेट के हित के लिए अच्छा है, बड़ा फैसला किया, लेकिन बड़े बोल इस तरह के नहीं बोलने चाहिए। आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और आप पीसीबी के चीफ भी हैं। इस तरह का बयान नकवी आपको जरा शोभा नहीं देता, क्योंकि अपने पद के अनुकूल, पद की गरिमा का उन्हें ख्याल रखना चाहिए था। और अगर जो सौदेबाजी वाला जो खेल है, 300 करोड़ की बात आई है, 300 करोड़ ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो उन्होंने एमिरेट क्रिकेट बोर्ड से जो बात की है, जो गेट मनी होगी वहां पर, जो 3 मैच जिसमें भारत खेलेगा, उसका गेट मनी भी वो बांटने के लिए तैयार नहीं है कि वो भी उनको मिलना चाहिए। यानी पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। और वो अगर आप अपने तरीके से अपने रेवेन्यू जनरेट करके उसका हिस्सा प्राप्त करते तो बहुत स्वागत योग्य होता। लेकिन आप इस तरह से सौदेबाजी करके गेट मनी पूरी की पूरी हथियाने हासिल करने और उसके बाद जो है इस तरह का दबाव बनाने आईसीसी पर, तो आईसीसी के सामने भी सारी स्थितियां अनुकूल हैं। अगर उनके पास कोई दूसरा विकल्प आया, अगर उनको लगा कि आने वाले समय में इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच भी उतना ही पैसा जनरेट करने वाला जरिया बन गया है, क्योंकि आज बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान की होती नहीं है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सबका आकर्षण है। अगर वो कहीं सक्सेसफुल हिट फार्मूला हो गया, तो फिर पाकिस्तान को साइडलाइन करते हुए आईसीसी को देर और नहीं जब आप लगेगी। मुझे ये बता रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है जो आखिरी टी20 विश्व कप में मैच हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसमें कुछ उतना जो है क्रेज नजर नहीं आया। शायद वो वेन्यू की वजह से था या फिर जिस देश में मैच हुआ वहां पर क्रिकेट उतना पॉपुलर स्पोर्ट्स ना हो, ये वजह हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो वजह यही है जो आप बता रहे हैं और दूसरी वजह यह है कि टिकटों के दाम जो है आसमान छूने वाले दाम थे, बहुत ज्यादा। जैसे 8-8 लाख की टिकट, हमने कभी नहीं सुनी थी कि इतनी महंगी टिकटें जो है इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए मुकर्रर की जाएं। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए अच्छा ये है कि यूएई में लोगों की जो क्रिकेट प्रेमी है उनकी पेइंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है, अच्छी खासी पेइंग कैपेसिटी है, तो वहां टिकटों की दरें महंगी भी होंगी, तो भी इंडिया पाकिस्तान का जो क्रेज है वो उनको महंगी टिकटों के बावजूद उनको मैदान की तरफ खींच लाएगा। लेकिन अगर यही सब लाहौर में होता, कराची में होता, रावलपिंडी में होता, तो क्योंकि भारत में के मैच उन्होंने लाहौर में रखे थे, तो लाहौर में लोगों की पेइंग कैपेसिटी दुबई जैसी नहीं है। तो उससे मैं समझता हूं कि हाइब्रिड मॉडल से एक तरह से उनको ज्यादा फायदा हो गया गेट मनी के मामले में भी, और अपनी बात मनवाने में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामयाब हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वहां अगला अध्यक्ष, क्या अगले 2 साल तक क्या ये बने रहेंगे? सत्ता अगर बदली, क्योंकि वहां हालात खराब हो रहे हैं और वहां इमरान खान की पार्टी जो है पीटीआई, वो एक बार फिर से जनता की संवेदनाएं बटोरने में कामयाब हुई है। उनका जनाधार बढ़ता है तो मोहसिन नकवी भी नहीं रहेंगे, और वो नहीं रहेंगे तो फिर पीसीबी का नया निजाम आएगा, और नया निजाम हमेशा पुराने निजाम की बातों को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि उसे खारिज करता है, जैसा कि जका अशरफ ने नजम सेठी के साथ किया था। बतौर स्पोर्ट्स एडिटर आप किस तरीके से देखते हैं जो भारत के साथ क्रिकेट को लेकर संबंध है, वो इमरान खान के रिजेम में सुधरते हुए आपको नजर आए, जहां जो टीम है वो खेलने भी आई इंडिया, या फिर शहबाज शरीफ के कार्यकाल में जो एक रिजिड स्टैंड बनाकर रखा पीसीबी ने उसको? मेरे ख्याल से दोनों ही कार्यकाल बहुत अच्छे नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ, नवाज शरीफ जब थे तब उनका क्रिकेट का बहुत प्यार था उनका, और उनकी मोदी जी के साथ थोड़ी पटती भी थी, कुछ मामलों में बातचीत भी होती थी, ऐसा नहीं था कि रास्ते सारे बंद हों। वो भी बहुत क्रिकेट प्रेमी थे, और जिस तरह से 1992 के वर्ल्ड कप से लेकर
जिस तरह से सुनील गावस्कर की उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था कि जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को संभावित उन्होंने विजेता माना था। तो बहरहाल मतलब ना तो इमरान खान के समय में कोई वो अच्छी स्थितियां थी। ठीक है, 2012-13 में जरूर मनमोहन सिंह सरकार के समय जो है वो पाकिस्तान टीम यहाँ आई थी और उसका भी फायदा निश्चित तौर पर एक अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट किया गया था, एक जो है एक बर्फ पिघलने की और वो संकेत था। लेकिन उसके बाद अगर आप ये देखें कि 2013-14 में जो आपस में एमओयू पर सिग्नेचर हुए थे, जिसमें ये कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान यूएई में खेलने जा रहे हैं और उस पर जो है भारत सरकार जब 2014 में सरकार आई और उसने बदल दिया उसको स्वीकृति नहीं दी भारतीय टीम को, तो उससे पाकिस्तान जो है तिलमिला गया। वो आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में गया और वहां पर उनको बल्कि उन पर जुर्माना लगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, एक छोटी सी क्लॉज थी, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, और उसमें उन्होंने कहा कि आप तो हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, आप पर ये जुर्माना लगेगा, आप सोच समझ के यहाँ आया कीजिए। तो पाकिस्तान ने हर मामले में, ऐसे मामलों में मुंह की खाई है। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो आगे हाइब्रिड मॉडल के लिए जो कुछ बातें अभी कही जा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, पाकिस्तान जिसे अपनी जीत मान रहा है, क्या पाकिस्तान के अध्यक्ष तब तक बने रहेंगे? जो नए अध्यक्ष आएंगे उनका रुख क्या होगा? सरकार जो आएगी नई, उनका रुख क्या होगा? क्या ये सारी चीजें पलट जाएंगी? ये सब अनुत्तरित सवाल हैं। इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या वहां का आयाम जो आवाम है उसे इसे अपनी जीत नहीं मानना चाहिए। इसी से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा मनोज जी, वो ये कि भारत पाकिस्तान जाएगा नहीं खेलने, ये क्लियर है। पाकिस्तान भी अभी कह तो रहा है कि हम भारत किसी भी मैच को खेलने के लिए नहीं आएंगे। क्या भविष्य में आने वाले 2-3 सालों के अंदर कोई बायलैटरल सीरीज किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होती हुई नजर आ सकती है, या फिर इसकी संभावना अब तो दूर दूर तक नहीं है? नहीं जी, रिलेशन तो बहुत खराब हैं आपस में। देखिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लेकर जो तमाम चीजें, अगर ऐसा कुछ होता तो भारत जरूर पाकिस्तान जाता, अगर ये सारी चीजें ना होती। भाई 2008 से पहले भी तो भारत जाता ही था ना वहां पर। 2008-9 में जो एशिया कोशिश भी कप हुआ था बहुत की। लास्ट, हम अभी तभी जब गए। जयशंकर जी गए थे पाकिस्तान, तो वहां की सरकार ने कि कोई किसी तरीके से भारत मान जाए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो उनके जाने का औचित्य, उसमें क्रिकेट कहीं नहीं था। उन्होंने कहा भी था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक के लिए नहीं जा रहा, मैं सिर्फ जो चीन शंघाई सम्मेलन है उस सिलसिले में जा रहा हूं। और उन्होंने क्रिकेट पर जरूर बात हुई होगी, मैं ये नहीं मानता कि वहां बात नहीं हुई होगी, लेकिन उन्होंने अपना जो रवैया है, दृष्टिकोण है, वो उसको क्लियर कर दिया गया था। और यहाँ मैं एक बात और जोड़ दूं कि पिछले दिनों पीछे एक मोहिंदर अमरनाथ साहब जो 1983 के वर्ल्ड कप टीम के उप कप्तान थे, मैन ऑफ द सीरीज थे, उनकी एक किताब आई थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारा जब 82-83 का जो दौरा था पाकिस्तान का, उसमें हमने जो है पहले साइड स्टांस से हम खेलते थे, फिर हम बिल्कुल ही ओपन चेस्ट स्टांस से खेलने लग गए। इस बात की जयशंकर साहब ने बहुत तारीफ की थी। ओपन चेस्ट का मतलब होता है आमने सामने एक दूसरे को तान कर जवाब देना, और उसकी उन्होंने बहुत सराहना की थी। इसी से आप उनके संकेत का अंदाजा लगा सकते हैं। उससे अगर पाकिस्तान ये गलतफहमी पालता है कि जयशंकर साहब या विदेश मंत्रालय हमारे सामने बहुत सहयोग के वाले रवैये के सामने को लेकर सामने आ रहा है, तो ये बड़ी उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पहले आप अपना आतंकवाद को दूर कीजिए। आतंकवाद और खेल दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, और जब ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी क्रिकेट में या कोई भी किसी के लिए अछूत नहीं है। और पाकिस्तान इस बात को लेकर दबाव बनाने की अलग अलग तरीकों से भी कोशिश कर रहा था। अपने पूर्व खिलाड़ियों से भी बयानबाजी करवा रहा था। शाहिद अफरीदी का भी बयान आपने जरूर सुना होगा। 26/11 हमलों का जिक्र उन्होंने कर दिया और कहा कि उसके बाद भी तो हम खेलने भारत आए थे, हमें हमारी सुरक्षा की उस समय चिंता थी, लेकिन हम क्रिकेट खेलने के लिए भारत पहुंचे थे। तो लगता है शाहिद अफरीदी ये भूल गए कि ये हमला उन्हीं के मुल्क में बैठे आतंकियों ने कराया था। जी हाँ, बिल्कुल वज़ा फरमाया आपने। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वो वाली बात हो गई। और आप शाहिद अफरीदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि खेल और राजनीति को अलग करना चाहिए। ये दोनों बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये वो मुल्क कह रहे हैं, उस मुल्क का खिलाड़ी कह रहे हैं जिनके यहाँ अपने यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो खुद राजनीति से जुड़ा हुआ है। और खेल और राजनीति, अगर मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ रमीज राजा होते, नजम सेठी होते, जका अशरफ होते, तो ये नाक की लड़ाई ना बनती और ये मामला बहुत जल्दी सुलझ गया होता। लेकिन अब इस तरह की बातें, आप देखिए कामरान अकमल का भी जो बयान आया है वो भी चौंकाने वाला है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते तो हमें आईसीसी के भी किसी भी मंच पर भारत से संबंध नहीं रखने चाहिए। अब जब बताइए, ये तो कुछ ज्यादा ही, मतलब कई बार तो हमें ये भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि यहाँ के
जो पुराने खिलाड़ी हैं कभी किसी मदरसे में गए हैं क्या? मदरसे में गए होते तो कम से कम उनको अच्छी तालीम मिली होती, इस तरह की बातें ना करते वो। जी। अगर आपको यही नहीं पता कि जिसके ज़रिए आपके खिलाड़ी जो है एयर टिकट का आपके मुहैया कराई जाती है, सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं और वो जो पैसा है आईसीसी का 50% रेवेन्यू पीसीबी को मिलता है और उसमें भारत की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। आपको तो बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए था इस बात के लिए और आप कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज ही ना हो। बायलैटरल सीरीज हो तब हम आईसीसी के टूर्नामेंट में भाग लें, यानी आईसीसी को भी जो आमदनी होती है, तमाम क्रिकेट बोर्डों को जो हिस्सा मिलता है वो भी बंद हो जाए और क्योंकि भारत पाकिस्तान सीरीज होनी नहीं और आप सब कुछ सारे रास्ते बंद करने पर तुले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब भावनाओं में बहकर इस तरह की बातें की जाती हैं क्योंकि अपने इंटीरियर मिनिस्टर को भी खुश रखना है और आगे उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं ये तो वही जाने। लेकिन इस तरह की बातें बड़े स्तर पर करना बहुत छोटी सोच को दर्शाता है। मनोज जी, जो पाकिस्तान में वर्तमान हालात हैं, इन हालातों में कितनी बड़ी चुनौती है पाकिस्तान के सामने ये चैंपियंस ट्रॉफी को करवाना? भले ही भारत न जा रहा हो, लेकिन जो और भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो तो जरूर वहां खेलने जा रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से तांडव उपद्रव जो है वो पाकिस्तान में मच रहा है। सुरक्षित कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, हाई प्रोफाइल इलाकों तक में बम धमाके हो जा रहे हैं। ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान ने अपने सर पर ले ली है चैंपियंस ट्रॉफी कराने की, जो उसकी जिद है उसके कारण? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना भी इस बात का हवाला देता रहे कि वो सब बीते जमाने की बातें हो गई हैं, कुछ दिन पुरानी घटनाएं हैं, अब वहां अमन शांति है, कोई परेशानी नहीं है। क्या गारंटी है कि इमरान खान के समर्थक दोबारा से मुखर ना हो जाएं? ये कोई मुखर होने का वक्त नहीं था, लेकिन वो वहां पर मुखर हुए। उनकी जो पॉलिसीज हैं अगर आप देखेंगे तो उससे निपटने का उनके पास तरीका भी नहीं है। एक दूरगामी जो सोच होती है जिस पर चलना चाहिए एक सरकार को, वो भी वहां नहीं होता। ना पीसीबी की तरफ से होता है, ना पाकिस्तान सरकार की तरफ से होता है। अगर होता तो श्रीलंका ए टीम वापस वापस ना जाती, वो वहां पूरी सीरीज खेलकर ही वापस जाती। वो इसलिए गई क्योंकि वहां के हालात खराब थे, इस्लामाबाद जल रहा था, रावलपिंडी जो वेन्यू है इसका वहां पर हालात ठीक नहीं थे। जब ये सारी चीजें होंगी तो आप कटघरे में खड़े होंगे और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले समय में जो तमाम टीमें हैं उनके मन में भी एक दहशत जरूर पैदा होगी। और दूसरी बड़ी दिक्कत की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो इससे अलग हटकर है कि आपके स्टेडियम जो है अभी तैयार ही नहीं हुए हैं और वहां के लिए 31 दिसंबर की लास्ट डेट दी गई थी। मुझे नहीं लगता 31 दिसंबर के आसपास क्या आप जनवरी में भी इसको पूरा कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप 2011 का वर्ल्ड कप देखिए, भारत ने 1 साल पहले ही अपने सारे वेन्यूज दुरुस्त कर लिए थे, तैयार कर लिए थे, लेकिन यहाँ लास्ट मोमेंट तक अभी स्थिति अभी गतिरोध बना हुआ है और जितनी मर्जी आप तैयारियां कीजिए, लेकिन अभी लगता है कि 40 से 45% काम अभी और होना है, जो 1 महीने के अंदर होता मुझे तो नहीं लग रहा। कितने मैचेस भारत जो है वो यूएई में खेलेगा मनोज सर, इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल 3 मैच, महज 3 मैच भारत खेलेगा लीग में मुकाबले अपने पूल के, और उसके बाद जो है भारतीय टीम सेमीफाइनल में जब पहुंचेगी, क्योंकि भाई भारत के दुनिया की टॉप टीमों में भारत का शुमार रहा है, तो आप उसके सेमीफाइनल या फाइनल खेलने की उम्मीद तो जाहिर कर ही सकते हैं। इन 2 मैचों को और मिला दीजिए नॉकआउट मुकाबले, तो 2 मैच और, यानी 3 जमा 2, 3 मैच तो खेलने ही हैं। और अगर आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो 4 और फाइनल में पहुंचते हैं तो 5। जी, 5 मुकाबले कुल खेलने हैं और इसी को लेकर जो है वो पूरी गहमा गहमी थी। मनोज जी, आज से जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। कैसा रहेगा उनका कार्यकाल? क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी? क्या मेन एजेंडाज रहेंगे इस कार्यकाल में? ये भी जरा बता दीजिए। देखिए जी, जय शाह साहब एक तारीख को संभालना था कि संभाल पाएंगे या नहीं अभी, क्योंकि थोड़ा सा बार्कले साहब भी दुबई से एकदम अचानक गायब हो गए, जिन्होंने ये कार्यभार उनको सौंपना था, क्योंकि वो पूर्व अध्यक्ष थे। तो अब यहाँ कुछ दिन लग सकते हैं उसमें। लेकिन रही बात उनके कार्यकाल को लेकर, तो मैं समझता हूं कि उनका बिजनेस मॉडल जो है, जो अब तक बहुत जिसकी सराहना की गई है और हर किसी ने उसको माना है, और ये बहुत पहले से, पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, फिर बीसीसीआई और फिर वहां से होते हुए आईसीसी तक वो पहुंचे। आईसीसी की जो मार्केटिंग कमेटी है उसमें भी जुड़े रहे, उसकी अध्यक्षता भी उन्होंने की इतनी छोटी सी उम्र में, और उसके बाद अब आईसीसी के का चेयरमैन का पद। तो जाहिर सी बात है कि जितनी तीनों, जो मैंने आपको तीनों चीजें बताई हैं, उसमें जितना इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है उसको ये और ज्यादा जनरेट करना चाहेंगे और एक ऐसे मुकाम पर आईसीसी को पहुंचाना चाहेंगे
जहां पर अभी तक आईसीसी पहुंचा नहीं है, क्योंकि ये एक भारत की बहुत बड़ी जीत है कि भारत कोई थकी हुई सीरीज भी आप उठा लीजिए जिसमें भारत के खिलाड़ी जो शीर्ष खिलाड़ी हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन वो सीरीज भी अच्छी खासी कमाई करती है। और ठीक है साउथ सर। अफ्रीका के साथ जो हालिया सीरीज हुई थी उसमें भारत ने तकरीबन उससे 100 करोड़ से ऊपर की आमदनी की थी साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस